Hello everyone, welcome you all to Civil Social. Now we are here for the next topic in this current affairs series, the removal of Lok Sabha Speaker. जैसे कि हम सब जानते हैं कि अभी एक बहुत टसल चल रही है हमारे रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टीज़ के बीच में कि स्पीकर को हटाया जाए। जो हमारे ऑनरेबल ओम बिरला जी हैं उनके अनबाइस्ड होने के आरोप लगाते हुए जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने एक ज्ञापन दिया है कि हम इनको नहीं चाहते, इनको हटाया जाए, द रिमूवल ऑफ द लोकसभा स्पीकर. सो द पॉलिटिकल डिबेट्स आर नॉट फॉर अस. We are the civil services aspirants, so we'll be looking in the constitutional provisions of what the tussle is all about. Okay, so the constitutional provisions we are starting here, we'll be learning it. The removal of the speaker is governed by article 94 of the constitution of India. Okay, it states that speaker shall vacate office if he ceases to be a member of the house. ठीक है, 3 ऑप्शंस में दे सकता है तो हमको बहुत ध्यान से पढ़ना है. इफ़ ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ द हाउस, ही रिजाइंस बाय राइटिंग टू डिप्टी स्पीकर. ये बहुत पूछता है कि किसको किसको स्पीकर रिजाइन करता है. ही रिजाइंस टू अ बाय राइटिंग टू अ डिप्टी स्पीकर, नॉट प्राइम मिनिस्टर, नॉट प्रेसिडेंट. ओके, ही इज रिमूव्ड बाय द रेजोल्यूशन ऑफ द हाउस पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस. हमारे काम का आज ये है. We'll be discussing of this last one, the constitutional provision of the third most important topic. Okay, so because the above two we all know, so the third one we'll be discussing. So procedure for removal of speaker. सबसे पहले तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए. हमारे पास 3 तरीके की मेजोरिटी होती है. 3 तरीके की मेजोरिटी होती है, कौन कौन बताएगा? एक सिंपल होती है, एक सिंपल मेजोरिटी जिसका मतलब होता है प्रेजेंट एंड वोटिंग. ठीक है, मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग, मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग. ठीक है, एक दूसरी होती है एब्सोल्यूट मेजोरिटी. एब्सोल्यूट मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी इसमें क्या होता है? द मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस. ओके, और यही एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए होती है हमको. अच्छा, एक और होती है जो तीसरी होती है, वो स्पेशल मेजोरिटी कहलाती है. ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? स्पेशल मेजोरिटी मीन्स 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग and also majority of members of the house. ओके, ये हम पॉलिटी का रिवीजन हमने कर लिया. ठीक है, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट मेजोरिटी से स्पीकर को रिमूव किया जा सकता है. इसका मतलब क्या होता है? मेजोरिटी ऑफ द ऑल देन मेंबर्स ऑफ द हाउस. फॉर एग्जाम्पल 545 मेंबर्स हैं हमारे पास. ठीक है, तो उसमें से एटलीस्ट 73 वोट्स अगर मिल गए हमको, एटलीस्ट 73 वोट्स मिल गए, देन दी रिमूवल ऑफ द स्पीकर हैपन्स. ठीक है. अच्छा, प्रोसीजर फॉर द रिमूवल क्या है? स्टेप वाइज प्रोसीजर हमने देखा है. अब देखना है हमको, जैसे अभी क्या हो रहा है कि हमने ये देखा कि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने एक नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन दे दिया है. ठीक है, डिप्टी स्पीकर को. ठीक है, स्पीकर का ही रिमूवल है तो स्पीकर को नहीं दिया जा सकता ऑब्वियसली. तो इसमें क्या क्या होता है? पहला पॉइंट है नोटिस ऑफ द रेजोल्यूशन पेश किया जाता है. एटलीस्ट 14 डेज प्रायर नोटिस मस्ट बी गिवन. ठीक है, कितना? 14 डेज. अच्छा, दीज डेटा फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये एग्जाम में घुमा के पूछता है तो वील बी रिमेंबरिंग इट. ओके, 14 डेज प्रायर नोटिस चाहिए होता है. फिर नोटिस मस्ट एक्सप्रेस इंटेंशन टू रिमूव अ रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल. ये ज़रूरी होता है. अगर आप इंटेंशन ही नहीं शो करोगे कि किस लिए हम रिमूव करना चाहते हैं तो वो मेलाफाइड में गिन लिया जाता है. इसलिए नोटिस मस्ट एक्सप्रेस इंटेंशन. ठीक है. अच्छा, तो सेकंड प्रोसीजर क्या होता है? मूविंग द रेजोल्यूशन. द रेजोल्यूशन इज टेकन अप फॉर द डिस्कशन इन लोकसभा
डिस्कशन में लिया जाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अच्छा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? स्पीकर कैन नॉट प्रिसाइड व्हेन हिज रिमूवल मोशन इज अंडर कंसिडरेशन। डिप्टी स्पीकर हमेशा प्रिसाइड करेगा, डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड करेगा। अच्छा, अगर डिप्टी स्पीकर भी एब्सेंट है तो क्या होगा? जैसे करंट लोकसभा में हमारा डिप्टी स्पीकर है ही नहीं, क्योंकि हमने चुना ही नहीं डिप्टी स्पीकर, ठीक है। तो जब डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो कौन चुनेगा? एनी अदर मेंबर एज पर रूल्स प्रिसाइड्स। उसमें क्या होता है? एक हाउस ऑफ पैनल होता है, हाउस ऑफ पैनल ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होता है, ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, ठीक है, ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होता है। तो इसमें से कोई एक उस समय अध्यक्षता करता है, ठीक है। ये लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, विल बी गोइंग थ्रू इट ऑल्सो, ठीक है, ओके। सो आर्टिकल 96 गवर्न करता है किसको? मेजोरिटी रिक्वायर्ड को। आर्टिकल 96 में बताया है कि जो मेजोरिटी रिक्वायर्ड होती है, मेजोरिटी ऑफ ऑल द 10 मेंबर्स ऑफ द हाउस होती है। दिस मीन्स ऑल द 10 मेंबर्स ऑफ द हाउस होते हैं मेजोरिटी, ठीक है। दिस मीन्स एब्सोल्यूट मेजोरिटी, नॉट सिंपल मेजोरिटी। एग्जाम्पल जो हमने अभी डिस्कस किया था 545, एटलीस्ट 273 वोट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये रिमूवल का पूरा प्रोसेस हो गया। नाउ वील बी लुकिंग दी प्रिसाइडिंग रूल्स। प्रिसाइड कौन करता है, कैसे करता है, कहाँ पे वो रूल दिया हुआ है, किस तरीके से दिया हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हमें ये देखना है, ठीक है। तो अच्छा, राइट्स ऑफ द स्पीकर ड्यूरिंग रिमूवल, ये क्योंकि प्रिसाइडिंग रूल से ही अंतर्गत आता है, जो आर्टिकल 96 क्लॉज 2 में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो स्पीकर क्या क्या कर सकता है भाई? जब रिमूवल हो रहा है उसका तो रिमूव ही हम कर देंगे? नहीं, उसको एक मौका दिया जाता है, ठीक है। क्या? ही कैन स्पीक ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, ठीक है, ड्यूरिंग द रिमूवल प्रोसेस। फिर कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स, वो बैठ सकता है, सुन सकता है, उसमें बोल सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, मीन्स राइट टू वोट होता है। कैन वोट ओनली इन द फर्स्ट इंस्टेंस, जैसे नॉर्मल डे टू डे वर्किंग ऑफ द लोकसभा में क्या होता है कि स्पीकर के पास एक कास्टिंग वोट होता है कि अगर दोनों तरफ टाई हो जाता है तो एक कास्टिंग वोट स्पीकर अपना डालेगा और स्पीकर उस बिल को पास करा सकता है। बट ये कास्टिंग वोट उसके पास इसमें नहीं होता है, रिमूवल के केस में नहीं होता है। वो सिर्फ फर्स्ट इंस्टेंस में वोट करेगा। अगर टाई हो जाता है तो उसके पास कास्टिंग वोट नहीं होगा कि वो अपने आप को बचा सके, ठीक है। अच्छा, कैन नॉट एक्सरसाइज कास्टिंग वोट, इसी को यही लिखा हुआ है, ठीक है। ओनली फर्स्ट इंस्टेंस में वोट कर सकता है, कैन नॉट एक्सरसाइज कास्टिंग वोट, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है हमारे पास? प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ द स्पीकर, ये हम पहले देख चुके हैं, बट इसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं वो हम ज़्यादा अच्छे से इसमें समझेंगे। क्या हो गया है? जैसे इंपॉर्टेंट फीचर्स, पॉइंट्स फॉर एग्जाम्स, क्या होता है? पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी हो गई। दो स्पीकर इज एक्सपेक्टेड टू बी इम्पार्शियल, रिमूवल रिमेन्स अ पॉलिटिकल प्रोसेस, जैसे कि हम सब अभी देख रहे हैं, ठीक है। बट पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी ये एक पॉइंट है। अच्छा, यहाँ से हम प्री से थोड़ा सा मेंस का भी हम पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। ये मेंस के पॉइंट्स हैं, आपको मेंस में इसको इस्तेमाल करना होगा। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी हो गया, ठीक है। इस पॉलिटिकल प्रोसेस होता है उसके रिमूवल का, जैसे कि हम डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं, बट पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी इज द मेन कोर एरिया ऑफ द स्पीकर, ठीक है। अच्छा, कंटिन्यूटी प्रिंसिपल होता है। कंटिन्यूटी प्रिंसिपल ये स्पीकर के बारे में हम देख रहे हैं, ठीक है। स्पीकर की जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो हम देख रहे हैं। तो कंटिन्यूटी प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है? स्पीकर कंटिन्यूज इन ऑफिस अंटिल द सक्सेसर इज इलेक्टेड इवन आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूपी पीसीएस में भी पूछा है और यूपीएससी में भी पूछा है, तो हमको इसको बिल्कुल दिमाग में बैठाना है। स्पीकर डजंट रिजाइन वाइल the dissolution of Lok Sabha takes place, but he continues in office until the successor is elected. Okay, great. So rarely used, क्या rarely used? जो रिमूवल मोशन होता है ये rarely used है, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होता है ये, मतलब बहुत रेयरली, बहुत गिने चुने ही स्पीकर्स हैं जिनके ऊपर ये रिमूवल मोशन आया है, और जिसमें से ओम बिरला भी एक हो गए हैं अब। अच्छा, दी केस लॉज एंड जुडिशियल पोजीशंस क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केस लॉज में इसको डिफाइन भी किया है स्पीकर के तौर पे, तो वो भी हम रखेंगे। अच्छा, ये हम कर इसलिए रहे हैं ताकि हमको ओवरऑल व्यू मिल जाए, स्पीकर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। तो केस लॉज क्या क्या है? अच्छा, दो, रिमूवल इज मेनली इंटरनल, कोर्ट्स रिकॉग्नाइजेस किसमें? कोहितो होलाहन और जाचिलू केस में, आई एम सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, वो रीजनल नेम्स हैं। सो दी सो कॉल्ड केस, होलन केस में इसको रिप्रेजेंट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस दी थी, क्या कि स्पीकर्स एक्ट एज अ ट्रिब्यूनल इन डिफेक्शन मैटर्स, ठीक है। तो चूंकि ट्रिब्यूनल एज अ ट्रिब्यूनल एक्ट करता है स्पीकर, तो ट्रिब्यूनल के जो जजमेंट्स होते हैं
वो जजमेंट्स जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन होते हैं. दैट्स वाई हिज डिसीजंस आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, दो ऑफिस एंजॉयज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन. उसको कोई फैसला सुनाने में कोई उसको हार्म नहीं करेंगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू जरूर किया जा सकता है उसके डिसीजन का. ये कोहितो होलन केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट किया था 1992. ओके. और नाबम रेबिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर 2016 का एक जजमेंट आया था जिसमें फिर रिमूवल मोशन इज पेंडिंग, स्पीकर कैन नॉट डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन मैटर्स इंश्योरिंग न्यूट्रलिटी. क्योंकि ऑब्वियसली भाई आपके ही ऊपर रिमूवल मोशन पेंडिंग है. अगर आप ही अभी जुडिशियल कैपेसिटी में एक्ट करने लगोगे तो आपकी पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी जो है उस पर क्वेश्चनिंग आती है. तो पहले आपका जब रिमूवल मोशन डिसाइड हो जाएगा उसके बाद आप कोई डिसीजन ले सकते हैं. ठीक है. तो ये नाबम रेबिया केस में वर्सेस डिप्टी स्पीकर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था. ठीक है. इसको ध्यान में रखना है. ये आप आंसर राइटिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हो. प्री में तो आने के चांसेस कम हैं इसके, बट दीज फिच गुड मार्क्स फॉर अस इन मीन्स. ओके. एंड द नेक्स्ट इज, अच्छा ये मैं थोड़ा सा समराइज मैंने करने की कोशिश की है माइंड मैप्स के फॉर्म में, तो इसको आप ज़रूर एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा. मैं पीडीएफ अटैच कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, और इसको ज़रूर ये कर दीजिएगा. एक मैंने कंक्लूजन लिखा हुआ है ताकि ये कंक्लूजन आप नोट कर सकें, क्योंकि जो टॉपिक है वो स्पीकर का वो इतना ज़्यादा हाईलाइट हो गया है, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है अपकमिंग मेंस एग्जाम्स में इसकी पूछे जाने की. तो जो कंक्लूजन है हमारा, तो वो ज़रूर आप एक बार इसको गो थ्रू कर लें, ना हो तो लिख भी लेंगे इसको. क्या द स्पीकर ऑफ द लोकसभा होल्ड्स ऑफिस अंडर आर्टिकल 94 एंड मे बी रिमूव्ड बाय एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ द हाउस आफ्टर 14 days notice. The process ensure fairness by prohibiting the speaker from presiding and safeguarding democratic accountability while preserving institutional dignity. ठीक है. ये जो लास्ट लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ कंक्लूजन, एंड दिस द फर्स्ट हाफ इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर इंट्रो. ठीक है. सो इसको आप नोट करके रखेंगे. ठीक है. और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके अपकमिंग मेंस एग्जाम्स में. अच्छा, ये पूरा फ्लो चार्ट है, मैंने ये पूरे प्रोसेस का मैंने फ्लो चार्ट दे दिया है. ये पूरा प्रोसेस किस तरीके से होता है, स्पीकर्स की क्या ड्यूटीज़ हैं, इसमें डिप्टी स्पीकर की क्या ड्यूटीज़ हैं, रिमूवल मोशन में कैसे कैसे क्या होता है, क्या पारित होता है और क्या वो होता है. तो इस तरीके से आप इसको और अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं. ये पूरा माइंड मैप फॉर्म में बना के दिया गया है, और इसको जितना अच्छे से हो सके आप रिमेंबर करते रहिएगा. इसको भी मैं अटैच कर दूँगा. ठीक है. इसको भी मैं अटैच कर दूँगा. अच्छा, थोड़ा सा हम आउटले अगर देखना चाहें तो एक बार आंसर राइटिंग का हम आउटले भी देख सकते हैं. ठीक है. आउटले आंसर राइटिंग का हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये यूपीएससी की आंसर कॉपी हो गई, ये यूपीएससी की आंसर कॉपी हो गई हमारी, और यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है. यहाँ पे क्वेश्चन लिखने के बाद इंट्रो से हमेशा शुरू होता है. ठीक है. बॉडी के पार्ट्स, बॉडी की पहली हेडिंग होती है, फिर उसके बाद 3 पार्ट्स उसके होते हैं. ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन में अक्सर ऐसे ही आपको फॉर्मेट बनाना है. ठीक है. तो जैसे स्पीकर का है तो स्पीकर की ड्यूटीज़ जो मैंने इंट्रो पार्ट में भी डिस्कस की कि स्पीकर इज़ दी होल एंड सोल अथॉरिटी ऑफ द लोकसभा एंड ही गवर्न्स द रूल्स एंड प्रोसीजर एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट इन द हाउस. ऐसा ऐसा करके आप इंट्रो में लिख सकते हो. इंट्रो में लिखने के बाद पहला आपने हेडिंग डाला कि रिमूवल प्रोसेस या किसी तरीके की जो भी कंसर्न क्वेश्चन है उसकी डिमांड करते हुए फिर 1 2 3 करके आपने उसके पॉइंट्स लिखे. फिर हमारे जो सेकंड हेडिंग आएगी फिर उसके 3 पॉइंट्स आएंगे, उसके 3 पॉइंट्स आएंगे. फिर सेकंड पेज पे हम आ जाएंगे, सेकंड पेज पे आ जाएंगे. अच्छा, सेकंड पेज भी मैं यहीं से दिखा देता हूँ. सेकंड पेज अगर हम दिखाना चाहें तो सेकंड पेज, ये फर्स्ट पेज आपने देख लिया. अब सेकंड पेज हम दिखाएंगे आपको. सेकंड पेज रुकिए दिखा देते हैं. ठीक है. तो सेकंड पेज हम अगर दिखाएं आपको तो सेकंड पेज है, हम यहाँ से लिखते हुए आ रहे हैं. जो सेकंड एंड थर्ड यहाँ पे हो गया, एंड लास्टली एक थर्ड हेडिंग हमारी पड़ती है बॉडी की, जिसमें हम एक में प्रो में बात कर लिया, एक हेडिंग में, एक में अगेंस्ट में बात कर लिया, एक में हम पॉलिटिकल बैलेंस दिखाने की कोशिश करते हैं, उसका भी हम 3 पॉइंट देते हैं. ठीक है. उसका भी हम 3 पॉइंट देंगे. एंड देन ऑब्वियसली डोंट रश, ऑलवेज राइट वे फॉरवर्ड. ओके. ऑलवेज राइट वे फॉरवर्ड. सो इस तरीके से हमको वे फॉरवर्ड भी लिखना रहेगा, और वे फॉरवर्ड लिखते हुए
जो हमने कंक्लूजन दिखाया है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी एंड एस्टेब्लिशमेंट, सो उसको हम कोट करते हुए इसको करेंगे. And now thank you so much. If you like this initiative, please hit the like button and also subscribe to the channel. Okay, thank you.